Good evening. Welcome to IS Help Desk. We are organizing a Q&A session with IRS officers. Our panelists consist of Mr. Arun Gupta, IRS officer of 2010 batch, and Mr. Parmod Sheran, IRS of 2015 batch. Good evening, sir. Welcome to IS Help Desk, and thank you for taking out time for us. I will request you to introduce yourself. Good evening, everyone. I am Arun Kumar Gupta. I am an officer of 2010 batch of Indian Revenue Service, Customs and Central Excise. Now it becomes GST. And my optionals are Hindi Literature and Philosophy. And here is my colleague, Mr. Pramod Sharon. He is an officer of 2015 batch, and we are working together in the same organization, that is DG Systems. So right now we are looking after the automation work of Central Board of Indirect Taxes and Customs. So now I will request Pramod. शुरुआत मेरे ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री रहे हैं पहले 3 अटेम्प्ट्स में जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और बाद के 3 अटेम्प्ट्स मैंने हिस्ट्री से दिए हैं। थैंक्स सर, हमने पूरा कंप्लीट सेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि हम जितने भी प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं वो हम कवर कर सकें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि बीइंग ए सिविल सर्वेंट स्टार्टिंग में आप माइंडसेट किस तरह से अपना प्रिपेयर करें, फोकस कैसे रहें, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। उसका क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का कि नेगेटिविटी जो भी रहती है और डीमोटिवेशन रहता है उसको कैसे रिड्यूस करें, और सेकेंडली उसके फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए कैसे हम क्या स्किल्स या कैसे अपने माइंडसेट को सेट करें इस चीज के लिए। सर्वेंट होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज के होने की जरूरत है, और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि अगर इंडिविजुअली हम जो जो फेस करते हैं बाय प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो वो टाइम में हमको कैसे उन चीजों को काउंटर करना है। सो मैं प्रमोद से रिक्वेस्ट करूंगा, आप शुरू करिए, फिर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। जो चीजें जो मुझे सवाल से समझ में आया कि तैयारी के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सर पेशेंस एक ऐसी चीज है यूपीएससी के लिए जो बहुत मस्ट है, क्योंकि उसमें पूरे प्रोसेस में सर मिनिमम 2.5 से 3 साल तो लगता ही है। तो जो भी एस्पिरेंट्स चाह रहे हो कि हम 1-1.5 साल में आए और फटाक से कुछ करके निकल जाएं और फटाफट लाइफ की जो बाकी डिसीजंस हैं वो हो जाएं, उनको मैं थोड़ा कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस पहले से ही मन में बना के रखें कि इस प्रोसेस में 2.5 से 3 साल तो लगेंगे। दूसरा, फेलियर होने के चांसेस 90% मैं कह सकता हूँ कि पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आपका ना हो, क्योंकि 75% कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है 3rd या 4th अटेम्प्ट में आता है। तो फेलियर को एक्सेप्ट करने में आपके वो हुनर होना चाहिए कि आप ग्रेसफुली अपने फेलियर्स को अगर होते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट कर सकें। तीसरा, पूरे प्रोसेस में आपको अपने प्रति बड़ा ईमानदार रहना पड़ेगा तैयारी के प्रति, क्योंकि बाहर से आपको कोई वॉच नहीं कर सकता। आप टेस्ट सीरीज भी देते हैं, आपका इवैल्यूएशन भी होता है, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि मैं कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतने कंपटीशन में मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। ये एक आपके मन की आवाज आपको बता देगी कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आप इस प्रोसेस में, क्योंकि गाइडेंस की कमी नहीं है आज के दिन। अखबार पढ़ने से लेके आंसर ऐसे लिखने का इंट्रोडक्शन बनाने तक की स्पेशल क्लासेस हैं यूट्यूब पे कि आप किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे बनाएं। तो गाइडेंस की कमी नहीं है, लेकिन कमी आएगी कि आप उसको कितना ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो। तो वो मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें पूरी प्रोसेस में। दूसरा, थोड़ा सा जो लोग एक कुछ रेशियो में मैं कहूंगा कि डिटैचमेंट भी चाहिए बाहर की चीजों से, फ्रेंड से कहें या फंक्शन से कहें या सोशल मीडिया से कहें, वो एक डिग्री ऑफ डिटैचमेंट आपको चाहिएगी पूरे प्रोसेस में, अदरवाइज नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा डिटैचमेंट के लिए भी तैयार रहें इस अपनी यात्रा में। और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होगा, रेगुलरिटी जो मैंने बताया कि पेशेंस पूरे प्रोसेस में। कभी कभी ऐसा हुआ कि आप 1 महीने बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी, फिर 2 महीने आप नहीं पढ़ पाए, और कभी ऐसा हुआ कि 15 दिन अच्छी पढ़ाई हुई तो बहुत कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, फिर बीच में कुछ ब्रेक्स आते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स तो मैं कहूंगा कि नॉर्मल पार्ट हैं, लेकिन ये इसको जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल के पूरी ईमानदारी से, डिसिप्लिन से अगर आप यात्रा अपनी करेंगे ये, तो चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा। लेकिन मेनली ये कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए डिटैचमेंट वो भी आज के समय में सोशल मीडिया से थोड़ा टफ है। जो प्रमोद ने बात बोली है मैं उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अभी प्रमोद ने बताया कि एक ब्यूरोक्रेट बनने का जो प्रोसेस है, जो प्रिपरेशन के टाइम में है, उस टाइम में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाते हैं तो आपको किस माइंडसेट के साथ काम करना होता है। तो एक बात मैं यहाँ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रेशर हम प्रिपरेशन में फेस करते हैं, एक बार ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाने के बाद चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं और प्रेशर उससे बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो आप इमेज को लेके, सारे लोग अपनी इमेज को लेके परेशान होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं बता दूं कि आपकी इमेज का स्टेक बहुत हाई होता है जब आप सर्विस के अंदर होते हैं। तो आप हाल में देख सकते हैं कि जो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई पुलिस की जो आज मीडिया में लोग जिस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कितना प्रेशर वो फेस कर रहे होंगे। सो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद हैप्पी एंडिंग दी एंड हिंदी फिल्मों की तरह नहीं होता है। असली चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि जब आप किसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, जब किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ तब कोई सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट इन द सेंस कि फाइनेंशियल, या हम लोग बहुत कम रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करते हैं। एक बार जब आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं तो प्रेशर तो होता है, लेकिन एक तरह की सिक्योरिटी भी होती है जो शायद हम प्रिपरेशन के टाइम पे फील नहीं करते हैं। सो इसलिए हम लोग उस प्रेशर को झेल पाते हैं, उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेट को किस तरह का एक माइंडसेट होना चाहिए, उसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि उसको पता नहीं होता है कि अगले मोमेंट में उसके सामने क्या आने वाला है। सो उसको हर चीज के लिए तैयार रहना होता है। सो at the time of preparation and after the entering of in bureaucracy, I can suggest you only one thing, that you have to prepare to accept everything, whatever comes in front of you, you have to accept it. So acceptability सबसे बड़ा टूल है प्रिपरेशन के भी टाइम पे, और एक बार जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं उसके बाद। तीसरी बात यह है कि जो प्रमोद ने भी बताया उसको मैं भगवान बुद्ध के शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। भगवान बुद्ध जब अपने साधकों के साथ बैठते थे तो किसी ने उनको पूछा कि हम लोगों को कैसे कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखिए, इस जीवन में मोक्ष हासिल करने के लिए कुछ बहुत मूलभूत चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने पाली में समझाया, मैं उन्हीं के शब्दों को रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा, मान सत्यं सुई श्रद्धा संयमम में वीर्यम। मतलब ये 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो मनुष्य का जीवन हो आपको। मनुष्य का जीवन इसलिए क्योंकि कंप्लीट सेंसेस ह्यूमन के पास होती है, वो जानवरों पशु पक्षियों के पास नहीं होती, बट ह्यूमंस के पास कंप्लीट सेंसेस होती है। दूसरा सुई, कोई सही बात बताने वाला मिले, सच्ची बात सुनने के लिए मिले। तीसरा श्रद्धा, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा पैदा हो, आपका विश्वास पैदा हो। और संयम में वीर्य, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको मनुष्य का जीवन मिला उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन मिलने के बाद आपको सही बात सुनने के लिए भी मिल गई, उससे भी आगे कदम तो बढ़ा, लेकिन उससे आपको मोक्ष नहीं आएगा। श्रद्धा भी पैदा हो गई, तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पूरे धैर्य के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क विथ कंप्लीट पेशेंस, तब आप सफल हो सकते हैं। तो यही इनमें से, अब अगर हम यहाँ मोक्ष को हमारे सिलेक्शन के साथ जोड़ लें तो मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य जीवन तो हम सबको मिला हुआ है, लेकिन यूपीएससी में क्रैक करने के लिए आपको किस तरह का मनुष्य होना पड़ेगा? आपको होना पड़ेगा एक ऐसा आदमी जो अपने देश को बहुत अच्छी तरह जानता हो, हर तरह से, उसकी इकोनॉमी को भी, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को भी, उसकी ज्योग्राफी को भी, और अपने देश की नजर से पूरी दुनिया को की कोशिश करता हूँ। दुनिया को नहीं जानना, तो अपने देश की दुनिया को जानना। अगर ये चीज है, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट इस तरफ है कि अगर आप अपने देश को जानते हैं और अपने देश की नजर से दुनिया को देखते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और प्री रिक्विजिट की जरूरत है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करने।
और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी लोग मुझसे कभी पूछते हैं इस बारे में, कि देखिए सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारे लोग हिस्सा लेते हैं, और जब भी कंपटीशन इतना बड़ा होता है जिसमें हज़ारों लाखों लोग हिस्सा लेते हैं, उसमें आप केवल इतना तय कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट होने के लिए जो एक न्यूनतम स्केल है उसको अचीव कर पाए। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई तय नहीं कर पाता है। जितना बड़ा कंपटीशन होता है उसमें इनसिक्योरिटी भी उतनी ही बड़ी होती है, और वो आपको दिन रात फेस करना होता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी आदमी ये दावे के साथ कह सकता है, चाहे जो टॉपर होगा वो भी कभी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो ये दावा कर सकता है कि शायद मैंने उतना प्रिपरेशन कर लिया है कि अब मेरा किसी भी समय सिलेक्शन हो सकता है। वो एक विश्वास आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे क्या नहीं होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, बट मुझे लगता है कि वो डेस्टिनी है आपकी। कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और कई बार हम सब लोगों के सामने ऐसे उदाहरण भी आते हैं तो अपनी अप्रोच के लेके बहुत कैजुअल थे लेकिन उनके रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसमें हर तरह के उदाहरण मिलते हैं, आपको किस जिससे प्रेरणा लेनी हो ले सकते हैं, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन ये बात सही है कि आपका काम केवल उतना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जाएं जहां से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बिल्कुल अलग मसला है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर। अब हम अगली बात पे आते हैं कि जो प्रिपरेशन करते हैं उस प्रिपरेशन को करने के लिए प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि जैसे किसी भी ब्यूरोक्रेट के पास एक उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए, उसको तुरंत सोचना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो आपका रिएक्शन टाइम जितना कम होगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जितनी अच्छी होगी, आपको प्रीलिम्स पास करने में उतनी ही मदद मिलेगी। अगर कोई मुझे पूछेगा कि प्रीलिम्स पास करने में आपकी नॉलेज और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन दोनों में अगर आप एक रेशियो ड्रॉ करेंगे, तो मैं कहूंगा कि नॉलेज आपकी 45% है और प्रेजेंस ऑफ माइंड 55% प्रीलिम्स के लिए, कि आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं सिविल सर्विसेज का। क्योंकि सिविल सर्विसेज का पेपर बहुत मुश्किल कभी नहीं होता प्रीलिम्स का। जो लोग बहुत अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं उनके प्रीलिम्स कभी रुकते नहीं हैं। ये हम सब लोगों के अनुभव हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो बाद में फाइनली जिनका चयन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो लोग अपनी बेसिक सीरियसनेस जिनके अंदर होती है उनके प्रीलिम्स नहीं रुका करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं फिर भी कभी प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते हैं। उसका केवल और केवल एक वजह होती है, वो होती है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी होती है कि पता नहीं मैं इस प्रोसेस के लिए बना भी हूँ या नहीं बना। तो आप लोग इस डर को मन से निकाल दीजिए, ये आपके जीवन का हिस्सा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और जुट जाइए और प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर भरोसा करिए। मेरा अपना मानना है कि सिविल सर्विसेज के जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है उसमें वो यही जांचना चाहते हैं कि आप लोग अपने आंख और कान खुले रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बस इतना ही। अगर आप उनके, और वो पेपर ज्यादा ट्रिकी होता है, मुश्किल नहीं होता है, ट्रिकी होता है। अगर आप यूपीएससी की नजर से देखना सीख जाएंगे एक बार कि ये कहाँ पे आपको कंफ्यूज करना चाहता है, वो आपको किस तरह से आपकी अवेयरनेस को चेक करना चाहता है, तो आप कभी फेल नहीं करेंगे। रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए मेरा एक ही सुझाव है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आंसर कैसे लिखें। तो मैं कहता हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आंसर कैसे लिखें, आपको ये सोचना चाहिए कि आंसर में क्या लिखें। और जब ये प्रश्न आता है कि आंसर में क्या लिखें, तो एक ही उसका जवाब होता है कि प्रश्न का उत्तर आपको आंसर में लिखना है। यू जस्ट हैव टू रिप्लाई द क्वेश्चन व्हिच हैज आस्क्ड यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज को साइड में रखिए, जो आपको पता है में क्या पूछा है। हो सकता है आपने उस प्रश्न के ऊपर रिसर्च किया हो, आप एक रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं उस सब्जेक्ट के जिसके ऊपर प्रश्न किया गया है, और यहीं से खतरा बढ़ जाता है कि शायद आप उस प्रश्न का अच्छा उत्तर नहीं लिख पाए। क्योंकि एक होता है अपने आप को उतना एक्सपोज करना जितनी जरूरत है, एक होता है अपने आप को ओवर एक्सपोज करना। जिन चीजों को हम जानते हैं उसमें अपने आप को ओवर एक्सपोज कर देते हैं, ये खतरा हमेशा रहता है।
हर जगह रहता है। एक कहावत हमारे यहाँ है कि तैराक की मौत पानी में होती है। तो उसी तरह से आप जिस विषय के पीएचडी होते हैं, संभावना पूरी है कि उस विषय में आपको नंबर कम मिले, क्योंकि उस विषय में ये संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने आप को ओवर एक्सपोज करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे जिन प्रश्नों का आपको उत्तर देना चाहिए था, या जितना उत्तर देना चाहिए था उतना उत्तर आप नहीं देंगे, उससे कम देंगे या उससे बहुत ज्यादा देंगे, या आपका आंसर जो है टू द पॉइंट नहीं रह पाएगा। एक दो छोटे से सलाह है शुरुआत के लिए। ओवर टू यू मैडम। जी सर, आपने जैसे सही बोला, क्योंकि हमें मेनली रहता है कि हम 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में हमें पूरा आंसर देना है। हमें अगर जिस चीज के बारे में बहुत पता है हम लिखते ही चले जाते हैं, उसमें फुल स्टॉप होता ही नहीं और वो मार्क्स से हमारे डिडक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को तो आंसर कर नहीं रहे हैं, सब कुछ आंसर कर दे रहे हैं उसका। तो ये तो आपने सही बोला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो एक स्टूडेंट ने हमें भेजा था कि हम अगर पीटी की तैयारी 2022 के लिए कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में है, तो अभी से आप प्रिपरेशन के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको करना चाहिए? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट फ्रेशर हैं, वो कॉलेज टाइम में डिसाइड तो कर लेते हैं लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। फिर वो उसके बाद होता है कि हम पीटी भी पढ़ लें, हम आंसर राइटिंग भी कर लें, मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर लें, सब कुछ पढ़ लें एक साथ। तो वो चीज के लिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना चाहिए। So I will request Pramod to cover this question. मैडम, मेरे हिसाब से जो लोग 2 या 3 साल के बाद जिनको एग्जाम देना है, उनको तो मिनिमम 6 महीने तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि हम प्री की तैयारी करें, हम मेंस की करें या एमसीक्यू सोल्व करें या न्यूज़पेपर पढ़ें। पहले 6 से 8 महीने तो जैसे सर ने कहा कि अपने इंडिया को एक बेसिक जाने हर तरीके से, उसकी इकोनॉमी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, जिसके लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी से शुरू करें। तो मैं भी वही एडवाइस दूंगा कि वो लोग पहले तो इसमें प्री मेंस के बारे में सोचे ही नहीं, 6 महीने तक तो अपना एनसीईआरटी खत्म करें। कुछ चीजें हैं जैसे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि यूट्यूब पे जैसे प्रधानमंत्री एक सीरीज है, वो देख सकते हैं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का उनको एक आइडिया दे सकती है। या संविधान राज्यसभा की सीरीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में बता सकती है। या भारत एक खोज एक सीरियल था बहुत पुराना, श्याम बेनेगल जी का, वो एक एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू उनको इंटरेस्ट भी जनरेट करेगी और उनको एक ओवरव्यू भी देगी। और मिनिमम 6 महीने तो सारी एनसीईआरटी खत्म करें और इस तरह की जो बड़ी चीजें हैं वो खत्म करें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, थोड़ा इंटरेस्ट लें। इसके बाद वो अपने जब बेसिक से उनके क्लियर हो गए हो, फिर वो किसी से बातचीत करें, अपना शेड्यूल, फिर उसके बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाए। लेकिन पहले से 6 से 8 महीने तो एनसीईआरटी और ये जो ब्रॉडर जो चीजें हैं, न्यूज़पेपर हैं, इस तरह की चीजें शुरू करें। तो मैं प्रमोद की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री सीरीज देख सकते हैं, संविधान कैसे बना उसके ऊपर एक राज्यसभा के ऊपर बहुत अच्छी सीरीज है, वो देख सकते हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो पेपर 5 है, इथिक्स का जो पेपर है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपके सिलेबस में एक चीज और जोड़ देता हूँ, वो है महाभारत। अगर आप महाभारत को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, जो दिया है, मुझे नहीं लगता कि आप इथिक्स के प्रश्नों में कभी भी उलझ पाएंगे या यूपीएससी आपको उलझा पाएगा। उसमें जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी को जिस तरह से पूरे महाभारत की कहानी में पिरोया गया है और जिस तरह से उसको दिखाया भी गया है, वो अद्भुत है। मतलब मैं तो समझता हूँ पूरा इथिक्स का पेपर आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं महाभारत देखने के बाद। सर लेकिन ये है ना कि बच्चों को इस समय ये भी समझना है कि हम उसको सीरियल नहीं देख रहे हैं, हम उसको नॉलेज गेन करने के लिए देख रहे हैं। तो वो डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है कि हम उसको पढ़ाई की तरह कर रहे हैं तो हमें नोट्स भी बनाने, अपने दिमाग में उन सब चीजों को रखना भी है। बिल्कुल। ये वो हमारा सजेशन फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए है, जो बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि कुछ तैयारी करनी चाहिए। उनका इंटरेस्ट क्रिएशन के लिए और एथिक्स क्या होती है उसके लिए सर ने महाभारत कहा था। ऐसा कभी नहीं है कि महाभारत देख के एथिक्स में स्कोर अच्छा कर पाएंगे, वो एक अलग आर्ट है। लेकिन बेसिकली उनका इंटरेस्ट जरूर क्रिएट हो जाता है कि एथिकल इतने क्वेश्चंस उठते हैं पूरे महाभारत में, या जितने भी ये सत्यमेव जयते है जैसे एक सीजन, उसको देख के कम से कम एक इशू का टोटलिटी में हम एनालिसिस कर पाते हैं। पहले 6 महीने के लिए ये सब कुछ है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, बाद में
पहले 6 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी में से कोई नोट्स बनाए या न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाए। पहले सिर्फ पढ़े, फेमिलियर हो, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, 6 महीने के बाद शायद उस पर चर्चा करनी चाहिए कि अब कैसे नोट्स बनाए, कहाँ से बनाए। तो मैं यही कह रहा हूँ उसको हम एक विद्यार्थी की तरह देखें इसको। अच्छा, दूसरी बात और जो आपने बताया कि मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान होता है, वो अखंडनीय होता है। मतलब उसको क्या कहना चाहिए, इट इज ऑलवेज इन टोटलिटी। यू कैन नॉट जस्ट bifurcate from one knowledge to another knowledge is some sort of total concept, so there is a totality, inbuilt totality in the knowledge. So जब आप नॉलेज और विजडम की बात करते हैं तो उसको हम कंपार्टमेंटेशन करना उतना ठीक नहीं होता है। अपनी सुविधा के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम नॉलेज कहाँ से मिलती है और कब वो आपके काम में आने वाली है। इसीलिए मैंने कहा सबसे शुरुआत में कि आपको आंख खुली रखना है, आपको कान खुले रखना है। एक प्रश्न और आपने मुझसे पूछा था, प्रमोद ने भी जैसे बताया था कि जो एक डिटैचमेंट है, हमको एक डिटैचमेंट रखना चाहिए, एक मिनिमम लेवल का डिटैचमेंट रखना चाहिए। और हमारे जो कॉलेज में जाने वाले युवा हैं उनके सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, सोशल मीडिया है और उनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, कई सारे पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, तो उसमें डिटैचमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप डिटैचमेंट, अपने आप को कंप्लीट डिटैचमेंट, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू, बट ओनली थिंग दैट हमारे यहाँ जो 4 वर्ण हैं उनमें से एक वर्ण होता है वैश्य समुदाय। तो कुछ आपको वैश्य समुदाय की मानसिकता से प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि वो कुछ भी करते हैं लेकिन अपने बिजनेस के एथिक्स को नहीं भूलते हैं। तो मैं आपसे भी यही मांगता हूँ कि आप लोग कुछ भी करिए, ये मत भूलिए कि आपका प्राइमरी गोल क्या है। अगर आप लोगों से मिलते भी हैं तो बेशक मिलिए, लेकिन याद रखिए कि 1 घंटे से ज्यादा खर्च नहीं करना है, या जो भी टाइम आप डिसाइड। जी सर, थैंक यू। Hope you have found the video useful. And for more guidance, visit our website www.ishelpdesk.in, and for any query, you can mail us at info@ishelpdesk.in or WhatsApp at 85860 In the next part, we will cover the art of notes making as well as how to start preparing for mains answer writing. So keep watching our channel for more guidance. Thank you.